बुंदेलो हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी को झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9 का 5वां प्रकरण, जिसका नाम है स्वराज्य की नींव। लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे। आपकी रचनाओं की बात करें तो कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में आपने लिखा है। आपकी रचना ढलती रात, स्वप्नमयी ये उपन्यास है। संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है। नव प्रभात डॉक्टर नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने संस्मरण और रेखा चित्र। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को आपने जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज एवं सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिन्हें त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम एवं नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। पात्रों की बात करें तो लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ, तात्या, सेनानायक। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। लक्ष्मीबाई जो है वो कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। मतलब वो अपनी सहेली जूही से ये बातचीत करती कि मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती। मतलब ये सारे जो राज्य थे वो अंग्रेजों के हाथ में चले गए और लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए जीत हासिल करना चाहती है, जीत के करीब होती है, फिर भी वो परास्त हो जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हो, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। मतलब वो स्वराज वापस लाना चाहती है और स्वराज्य को आते हुए वो देखती है और दूसरे ही क्षण में उसके सामने हिमालय खड़ा होना, मतलब हिमालय जैसी समस्याएं
उसकी राह में आकर खड़ी हो जाती है। उसे पास करती हो तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। मतलब इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को वो दूर करती है। तो महासागर की जैसी जो समस्याएं हैं, वो समस्या उसके सामने थपेड़े मारती है, मतलब आकर चली जाती है। उनसे जूझती हुई तो नाविक सो जाते हैं। मतलब इन महासागर जैसी समस्याओं से वो जूझती है तो नाविक सो जाते हैं। मतलब जो नाव चलाने वाला होता है वो सो जाता है। मतलब उनका साथ सहकार जो है लक्ष्मीबाई को मिलता नहीं है। देखो जी, उधर क्षितिज पर देखो, क्षितिज यानी जहां पर धरती और आकाश दोनों एक हो जाते हैं, ऐसी काल्पनिक रेखा को क्षितिज कहा जाता है। और लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से कहती है कि जूही उधर देखो, क्षितिज पर कैसे लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। मतलब जो सूर्य की किरणें होती है, वो किरणें जैसे आग की लपटें हो, ऐसी लक्ष्मीबाई को दिख रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। मतलब पूरे आकाश में धूम की जो घटाएं होती है, उन घटाओं से वो घिरा हुआ है। मतलब समस्याओं से पूरा जीवन जो है लक्ष्मीबाई को घिरा हुआ दिख रहा है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। लक्ष्मीबाई जो है जूही से कहती है कि पूरे देश में प्रलय का माहौल जो है छाया हुआ है। और राव साहब जो रघुनाथ राव है उनकी बात कर रही है कि वो रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में वो सोए हुए। यहाँ पर आपको ये बता दें कि भारत में मुस्लिम और भारत में ब्रिटिश शासन जो प्रवेश किया था, उसका एक कारण ये भी था कि जितने भी राजा महाराजा थे वो अपना कर्तव्य भूलकर ऐशो आराम में लगे हुए थे। और इसी समस्या से भारत में ये जो सल्तनत है, वो सल्तनत यहाँ पर घर कर गई थी। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती, मतलब वो गुस्से में आ जाती, पर अपने गुस्से पर नियंत्रण करती, मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठी। मतलब जूही भी कुछ अपना प्रतिभाव जो है वो देना चाहती है, पर लक्ष्मीबाई जो है अपनी बात को आगे बढ़ाती, फिर बोलने लगती है। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही मतलब वो लक्ष्मीबाई के जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी कि मैं जूही अपनी झांसी जो है वो अंग्रेजों के हाथ में कभी जाने नहीं देगी। और वो झांसी उनके हाथ से निकल गई थी, उसका वो रक्षण नहीं कर पाई थी। उसका लक्ष्मीबाई को दुख है, सहसा तीव्र होकर, मतलब एकदम गुस्से में आकर, नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली। मतलब वो फिर से अपनी बात को दोहराती है कि नहीं, मैं झांसी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, वो मेरे हाथ से गई नहीं है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अपनी सहेली जो है जूही से वो कहती है कि मैं अपनी झांसी जो है कभी ब्रिटिश सल्तनत के हाथ में जाने नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मतलब वो अपने आप को अकेली समझती है, पर उसको कोई डर नहीं है। मैं अकेले ही झांसी लेकर आऊंगी, मतलब वो अकेले अपने बलबूते पर झांसी को वापस ब्रिटिश सल्तनत से छुड़ा लेगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। लक्ष्मीबाई की बात को सुनकर जूही कहती, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? मतलब कौन कहता है कि आप अकेली हैं? मतलब आप अकेली नहीं हैं, आप तो गीता पढ़ती हैं। मतलब लक्ष्मीबाई जो है अपने
फुर्सत के समय में भगवत गीता जो हिंदू धर्म की धार्मिक किताब है उसका पठन करती होगी और उसका जिसे ज्ञान है वो कभी अकेला नहीं हो सकता। फिर ये निराशा कैसी, मतलब आपके मन में जो निराशा छाई हुई वो गलत है। लक्ष्मीबाई कहती है मैं निराश नहीं हूं, मतलब मुझे कोई निराशा नहीं, मैं निराश भी नहीं हूं। मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, मतलब उन्हें इतना विश्वास है, इतना पता है कि वो अपनी झांसी जो है वापस लेकर रहेंगे। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझे क्या कहा? मतलब तुम्हें ये बात का पता नहीं कि उस दिन उनके जो गुरु है बाबा गंगादास, उन्होंने क्या कहा? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। मतलब लक्ष्मीबाई जो है समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उन भेदभावों को खत्म करना चाहती है। खत्म होने पर ही स्वराज्य जो है पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएगा। ये बात गंगादास ने लक्ष्मीबाई को कही थी और यही बात लक्ष्मीबाई जो है अपनी सखी जूही से कहती हैं। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से, मतलब स्वराज्य हमें वापस मिल सकता है पर उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। लक्ष्मीबाई की बात सुनकर जूही कहती है लेकिन महारानी, उन्होंने ये भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार। मतलब बाबा गंगादास ने ये भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य प्राप्ति की जो भूमि है, भूमिका है, उसको तैयार करना वो उससे भी बड़ा काम है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, मतलब जो बुनियाद है उस बुनियाद का पत्थर बनना स्वराज्य प्राप्ति से भी बढ़कर है। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, मतलब हमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है। देव का अर्थ होता है यहाँ पर मसीह, भाग्य, तो भाग्य के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? जूही लक्ष्मीबाई को कहती है कि बुनियाद, जो कोई भी इमारत होती है वो इमारत नींव के पत्थर से शुरू होती है, जिसे बुनियाद कहा जाता है, जिसे जड़ भी कहा जाता है। तो वो नींव के पत्थर बनने के लिए लक्ष्मीबाई को कहती है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, वो हमारा अधिकार है, मतलब ये हमारा अधिकार है। जूही की बात को सुनकर लक्ष्मीबाई कहती है, मुस्कुराकर कहती है, शाबाश मेरी कन्या, मतलब वो जूही की बात पर गर्व लेती है, शाबाशी देती है। तुम लोगों से मुझे यही आशा है, मतलब तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे यही आशा है, यही सुनना चाहती हूँ। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मतलब जो स्वराज्य वापस लाना है, स्वराज्य प्राप्त करना है, उसकी नींव के लिए तुम जैसी नारियों का बलिदान उसमें होगा, वो बहुत ही महान बात है। और निश्चय ही ये कार्य जो है महान हो सकता है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं। लक्ष्मीबाई कहती है कि स्वराज्य मेरे जीवन काल में मिलता है कि नहीं मिलता है, इस बात की मुझे कतई चिंता नहीं। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। लक्ष्मीबाई के मन में एक दुख है, चिंता है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी पूरा भारत देश जो है उस वक्त कमजोर हो गया और मुट्ठी भर अंग्रेज जो है भारत के शासक बन गए थे। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति, लक्ष्मीबाई कहती है हमारे पास तात्या टोपे जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं, मतलब जो नियंत्रण होना चाहिए सेना में, एक अंकुश होना चाहिए,
अनुशासन होना चाहिए, वो अनुशासन नहीं है। सक्षम सेनापति के होते हुए हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। लक्ष्मीबाई कहती है ग्वालियर जैसा हमारे पास अभेद किला जिसे कोई भेद नहीं सकता, फिर भी भारतीय जो शासक है वो अंग्रेजों के सामने कुछ कर नहीं सकते। लक्ष्मीबाई उसका कारण जूही से पूछती है, क्यों? जानती हो क्यों? मतलब इस समस्या का कारण तुम्हें पता है? जूही कहती है, जानती हूं महारानी, हम विलासिता में डूब गए। मतलब वो विलास में डूबे हुए हैं, उसमें मस्त है, उसमें रत है। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई और जूही की बातचीत हो रही है, तभी हंसती हुई मुंदर जो है वहां पर आती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए? मतलब आपको ये कौन कह रहा है कि हम विलास में, भोग विलास में डूबे हुए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, मतलब हम नहीं। विलासिता में अगर डूबा है तो राव साहब है, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। मतलब दूसरा अगर कोई भोग विलास में डूबा हुआ है तो वो बांदा का जो सेनापति है तात्या टोपे, वो भी भोग विलास में डूबा हुआ है। जूही अचानक कहती है, मुंदर सेनापति नहीं, मतलब तात्या टोपे जो है वो सेनापति नहीं है। मुंदर हंसती है, मुस्कुराती हुई कहती है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी। मतलब जूही जो है तात्या टोपे का पक्ष लेती है। तो मुंदर कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो। दृढ़ स्वर से जूही कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, मतलब मुझे उनका पक्ष लेने का कोई अधिकार नहीं है, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। मतलब जो हकीकत है उसे किसी भी पर्दे को लगाकर हम छुपा नहीं सकते। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मतलब जो सरदार तात्या टोपे हैं वो राव साहब को तन और मन से अपना स्वामी, अपना राजा मानते हैं। तो मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो। जूही से मुंदर कहती है कि तात्या को तुम अपना स्वामी समझती हो और तात्या राव साहब को अपना स्वामी समझता है। जूही कहती है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ। मतलब वो उससे प्रेम करते थे। जूही जो है तात्या से प्रेम करती थी और कहती है कि हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी। मतलब मानती भी हूँ और मानती भी रहूंगी भविष्य में, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। मतलब उससे भी ज्यादा, उससे भी अधिक मैं रानी लक्ष्मीबाई महारानी को अपना स्वामी समझती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। मतलब महारानी से भी आगे भारत देश को अपना स्वामी जूही जो है समझती है। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, मतलब भारत के लिए, स्वराज्य के लिए वो तात्या टोपे को भी ठुकरा सकती है, ठुकरा चुकी है। मतलब वो उसका त्याग कर चुकी है, ये बात मुंदर से कहती है। तो मुंदर चकपका कर, मतलब एकदम आवेश में आकर कहती है, जूही तू तो नाराज हो गई, मतलब तू तो दुखी हो गई। मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि तुम जब तूने अपना स्वामी मान ही लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? मतलब मुझे तो इतना ही कहना है कि तात्या टोपे को तुमने अपना स्वामी मान ही लिया है, तो वो विलास में डूबे हुए तात्या को तुम रोकती क्यों नहीं, उसे वापस क्यों नहीं लाती? लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मतलब जूही ने तात्या को रोकने का प्रयत्न किया है मुंदर। मैं जानती हूँ, मतलब मुझे पता है, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया।
मतलब राव साहब ने जूही को नाचने के लिए अपने दरबार में बुलाया था और बुलाने के लिए तात्या ही आया था। तो जूही ने तात्या का आह्वान किया। जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। मतलब अगर स्वराज्य वापस आ सकता है, स्वराज्य मिल सकता है और मेरे नाचने पर स्वराज्य वापस आ सकता है तो मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। बराबर नाचती रही, मतलब वो बराबर से नाचती रही, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। मतलब वो विलास में डूबने के लिए वो अपनी ये नृत्य कला को किसी के वो विलास का साधन नहीं बना सकती, वो बनाना नहीं चाहती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। मतलब वो विलास में डूबने के लिए जो दीर्घ निश्वास लेकर, मतलब बड़ा निशासा लेकर वो कहती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही। मतलब तुम उसको धुतकार नहीं सकती हो जूही। यदि दर्द तो हमें कचोट रहा है, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है, मतलब इसी दर्द का तो हमें दुख है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या। मतलब हम उनको धुतकार कर उनका जो ये भोग विलास है उसे दूर कर सकते थे तो फिर कुछ समस्या ही नहीं। जूही कहती है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मतलब मुझे दूसरे की बात का पता नहीं है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूं। मतलब वो अपनी खुद की बात कर रही है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं, ठोकर मारने के लिए तैयार हूं। मुंदर कहती है, और मैं भी तैयार हूं भाई साहब। मतलब वो भी कहती है, वो भी अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करते हैं। मतलब मुंदर जूही निर्णय करती है कि हम सब मिलकर एक साथ तात्या और राव साहब की जो विलास प्रियता है, वो विलास में वो जो डूबे हुए हैं, उनको वहां से वापस ले आए। तो यहाँ पर ये पाठ जो है बाकी रखते हैं। पाठ की बाकी की कथा वस्तु दूसरे पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।